बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का तोशाखाना का जो मुकदमा जिसमें फ़ैसला किया था, उनको नाअहल किया था, उनकी पार्टी की जो क़यादत है उस हवाले से, उस पार्टी की क़यादत से उनको दस्तबरदार करने के लिए एक जो हियरिंग है वो 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो रही है, ताकि उनके पास जो सरबराही है PTI की उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी जानब हम देखते हैं कि असद उमर साहब जो 26 को उन्होंने एक पिंडी के अंदर तकरीर की थी जिसमें अदलिया और अदालतों को उन्होंने कुछ मुखातब किया था। रावलपिंडी जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वहाँ पे उनको कहा गया है कि आप जवाब तलब करें, साथ ही साथ उनकी वीडियोज़, उनकी ऑडियो जो है उसको भी कहा गया है कि उसको भी पेश किया जाए अदालत के अंदर। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 204 के तहत जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ मुसद्दक मलिक साहब ने आज रूस से वापसी के ऊपर ये इंकशाफ किया है कि रूस जो है वो पाकिस्तान को तेल देने के लिए तैयार है और हुकूमत जो है इस हवाले से काम कर रही है। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के पास क्या वो कैपेसिटी है, उनका जो तेल है उसको रिफ़ाइन करने के लिए और फिर मार्केट करने के लिए इसके ऊपर टाइम लगेगा। पाकिस्तान के अंदर शदीद गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन और सनतकार जो हैं सब के सब परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और ज़ाहिर है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। हुकूमत के पास कोई इस वक्त उसका हल हमें दिखाई नहीं देता। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान कादर साहब, आप मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि तोशाखाना के हवाले से 13 तारीख़ को इमरान खान साहब को यानी समाज जो है इस हवाले से उनकी जो पार्टी की क़यादत है उसको ख़त्म करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है। सो डू यू थिंक कि ECP जो है वो पार्टी की उनकी क्या जो सरबराही है उसको ख़त्म कर सकती है? देखें, ये जो इशू है बिल्कुल ECP के सामने चल रहा है। इस वक्त हमारे पास एक नज़ीर ऐसी है जहाँ पे कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो पार्टी सरबराह थे, तो उनका जब एक मामला चला और जब उनको नाअहल किया गया तो पार्टी सरबराही से हटाया गया, जो कि मैंने कभी एग्री नहीं किया उस तरह से, क्योंकि इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि पार्टी की क़यादत एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और वहाँ पे जो आइनी प्रोविजंस का अदराक है सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। लेकिन अगर एक सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का अदराक अगर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो हैं जहाँ आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इतना सही नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने वो भी माने हैं। तो इसलिए इसके बारे में उनका सरबराही जो है उस पर इसका असर तो पड़ सकता है ना। वो तो बल्कि इलेक्शन उसके जो सेनेट के इंतखाबात थे उन्होंने जो साइन किए थे कैंडिडेट्स के, वो बाद में उनको फिर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो करना पड़ा, कंटेस्ट करना पड़ा। आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और वो इसी वजह से था कि ज़ाहिर पार्टी सरबराही जो थी उनकी जी हाँ उनसे ले ली गई थी। जी सो देयर इज़ अ डेंजर डेट इमरान खान साहब से भी ये मामला जो है एग्जैक्टली क्योंकि वो खान साहब बहुत सारे उन्होंने केसेस इस तरह के फ़ाइल किए जहाँ पे कि अदालतों से फैसले भी वो हुए जो कि आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर सही नहीं थे। मतलब पनामा केस को देख लें आप। जी हाँ, पनामा केस क्या था? वो उसका टाइटल ही ये था इमरान खान न्याजी बनाम मियाँ नवाज शरीफ, ये टाइटल था। उसके बाद वो फैसला होता है मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और वो वज़ारत उज़्मा से हट जाते हैं और पाबंद सलासल होते हैं और ये जो है इमरान खान साहब हैं ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। और उसके बाद मरियम नवाज़ जो हैं वो एक्विट होती हैं और उससे भरम खुल जाता है उस पनामा केस की वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो डेफिनेटली वो भी जो रिलीफ मिला है मरियम नवाज़ साहिबा को, वो रिलीफ उनको भी मिलेगा। उनका तो केस उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना मरियम बीबी का स्ट्रॉन्ग है। वो तो बड़ा क्लियर कट केस है। वो तो मैं कुछ प्रोग्राम्स में पहले भी कह चुका हूँ कि उनका तो फैक्ट्स ऐसे हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपनी पोजीशन को विंडिकेट करे जल्द अज जल्द, ताकि वो आएँ और उनको बिल्कुल कंफर्ट दिया जाए कि जी आप आएँ, आपका केस यहाँ पे सुना जाएगा और उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए अब एक्विटल में, क्योंकि इन प्रिंसिपल ये चीज़ तय हो चुकी है कि मरियम बीबी का जो केस है वो
ایویڈنس ہے ہی نہیں اس چیز کا کہ وہ بینیفیشل اونر ہے. اسی طرح سے میاں صاحب کے معاملے میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ بطور ہولڈر آف پبلک آفس ایکوائر کی ہیں, یا وہ ایکوزیشن بھی میاں نواز شریف کی ہے. قطعاً کوئی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, ناٹ این آئیوٹا آف ایویڈنس. اور میاں شریف کی جو فیملی ہے وہ کافی بڑی فیملی ہے, اس میں صرف میاں نواز شریف نہیں ہے. لیکن اس کیس میں میاں نواز شریف کو اور مریم صاحبہ کو بنایا گیا ایکیوزڈ, کیونکہ میاں نواز شریف تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے تھے اور خدشہ تھا کہ دوبارہ پھر نہ بن جائیں. اور مریم بی بی کے معاملے میں یہ خدشہ تھا کہ ان میں وہ پوٹینشیل ہے کہ یہ بھی ٹاپ ہولڈر آف پبلک آفس بن سکتی ہیں. صحیح, اپیرنٹلی تو دونوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا. دونوں یہ جو کیسز ہیں نا, اس میں نیب کے یہ کیسز, تو نیب کے کیسز کے بارے میں تو سپریم کورٹ بات اب کر چکا ہے بڑے واضح طور پہ کہ یہاں پر تو پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل تھا جس میں کہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک ریاض صاحب کے خلاف جو نیب والا 190 ملین پاؤنڈز والا جو کہ جس میں مطلب عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے یا خاص کر وہ فرا صاحبہ ہیں یا ان کی جو زوجہ تھی, ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بدلے میں کوئی زمین وغیرہ یہاں پہ لی القادر ٹرسٹ کے طور پہ, تو ڈیو تھنک اس کے اوپر بھی ابھی تک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے اس نیب والے کیس کے اندر؟ دیکھیں, اس ساری چیز کا جواب تو ملک صاحب کے سوا تو کوئی نہیں دے سکتا. جی, اور ملک صاحب نے تو یہ خود کہا ہے جی کہ بزنس مین اس ملک میں کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان کے لفظ ہیں یہ کہ فائل کو پہیے نہ لگائے جائیں. جی ہاں, وہ انٹرویو تھا اس کا سلیم صاحب کے بعد. ملک صاحب نے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیں کہ کوئی پہیے لگائے تھے, تو ملک صاحب نے تو اس چیز کو کبھی اس طرح سے چھپایا نہیں ہے. صحیح. لیکن ملک صاحب کو میں اتنا مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا یہاں پہ. جی, اگر پہیے لگانے پڑے ہیں ایک ریاست مدینہ میں, تو وہ جو ریاست مدینہ تھی اس نے کیسے اس چیز پہ یعنی چھلانگ لگا دی اور اس حد تک وہ چلے گئے. تو ملک صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ بزنس مین ہے, انہوں نے تو اوپنلی کہا ہے. تو لیکن یہاں پہ جو لوگ قوم کے لیے ایک بہت ہی مثالی کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے, لیکن سزا ہو تو دونوں کو ہونی چاہیے. ویسے مطلب ہمارا جو کانسیپٹ ہے قانون کا وہ تو یہی ہے نا کہ جو بھی لوگ کسی ایک اس کے اندر کیس کے اندر ملوث ہیں, سزا تو پھر سب کو ہونی چاہیے. میں آپ سے اگری نہیں کروں گا اس پہ, کیونکہ یہاں دینے والا اور لینے والا دونوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. بالکل ایسے نہیں ہے, بالکل ایسے نہیں ہے. یہاں پہ تمام پاکستان میں آپ کا کبھی کام اگر خدا نخواستہ پٹوار کے پاس پھنسا ہو تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے اصول کی خاطر اپنے لاکھوں کروڑوں گوا دیں, اور یا پھر ان لاکھوں کروڑوں کو بچانے کے لیے تھوڑی سی بخشیش جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہمارے کلچر میں سمہاؤ انبلٹ ہو گیا ہوا ہے. یعنی بخشیش جو ہے وہ جائز ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ جائز ہے, میں ہرگز نہیں کہوں گا جائز ہے. صحیح ہے. لیکن دیکھیں کچھ لاء میں ایک اور بھی پروویژن ہے, اچھا, ڈی مینیمس نان کیورٹ لیکس, کہ لاء جو ہے وہ ٹرائفلز کا نوٹس نہیں لیتا, اور جہاں اخلاقی اقدار بہت بگڑ جائیں تو جو چھوٹے اخلاقی جو بے راہ رویاں ہیں ان پہ پھر قانون نوٹس نہیں لیتا. یہ مسلمہ اصول ہے آج سے کوئی تقریباً 200 سال 300 سال قبل مسیح کا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسد عمر صاحب نے 26 کو ایک تقریر کی جس کے اندر آج ان کا جو پنڈی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, انہوں نے ان کو طلب بھی کر لیا ہے, ویڈیوز وغیرہ بھی, ان میں انہوں نے عدلیہ اور ججز کے حوالے سے جو بات کی تھی. سو اس حوالے سے ان کے اوپر آرٹیکل 204 جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ کس نے بات کی تھی عدلیہ کے بارے میں؟ اسد عمر صاحب نے ایک پنڈی میں کوئی سپیچ ہوئی تھی اس حوالے سے. تو انہیں عدالت کا یہ کیس. مجھے یہ بتائیں کہ اس عدلیہ نے نہال ہاشمی کے خلاف, دانیال عزیز کے خلاف, اور وہ جو ایک اور تھے طلال چودھری کے خلاف, اگر توہین عدالت کی سزائیں ان کو دی ہیں تو کیا عدلیہ دوہرا معیار رکھ سکتی ہے؟ بس یہی میرا جواب ہے. تو مطلب ان کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ میں نے یہ نہیں کہا ہونی چاہیے, میں تو سزا کے خود سخت خلاف ہوں. میری تو اپنی عدالت میں جتنی توہین میری ہوئی تھی تو میں نے چپ کر کے میں پی گیا تھا اس کو, اور میں نے قطعاً سزا نہیں دی تھی جس نے میری توہین کی تھی. یہ بعد میں خود اس نے جب احساس ہوا تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی بعد میں, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کی بڑائی تھی. لیکن کون سی
یہ جب میں لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا اچھا تو یہ میرے 2-3 پروگرامز میں بات کر چکا ہوں. اچھا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں. جی ایک خاتون لائر تھیں, وہ میرے کورٹ میں پیش ہوئیں, صحیح, اور ابھی میں نے کوئی 10 منٹ ان کا کیس سنا, ٹھیک ہے, اور پھر میں نے بڑے آرام سے کہا کہ بی بی دس از ڈسمسڈ. اچھا, تو انہوں نے ایک دم چیخ کے کہا کہ آپ بڑے بدتمیز ہیں, آپ کسی کی بات نہیں سنتے, اور آپ جیسے سفارشی لوگ یہاں آ جاتے ہیں, اور آپ ایک بدنما دھبا ہیں عدالت کے نام پہ. اچھا, اور وہ ساری باتیں میں نے سنی, اور اس وقت عدالت کا ریسیس کا ٹائم ہو گیا تھا. میں اٹھ کے چیمبر میں گیا, وہ جو ججز تھے وہاں پہ میرے ارد گرد وہ سارے میرے چیمبر میں آ گئے, بار کے پریزیڈنٹ آ گئے. انہوں نے کہا جی اس خاتون نے تو آپ کی بہت توہین کی ہے, اسی وقت آپ ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں تو نہیں دوں گا, کیونکہ اگر واقعی لوگ مجھے اتنا بدتمیز سمجھتے ہیں اور میں اتنا برا ہوں تو میرا حق ہے کہ مجھے پتہ تو چلے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, تاکہ میں اپنے آپ کو درست کر سکوں. تو میں یہی آپ سے کہتا ہوں کہ کنٹیمپٹ کے ذریعے اپنا لویا منوانا بطور جج کے, یا لوگوں سے اچھی طرح پیش آ کے. تو یہ آج بھی ایک رانا آصف صاحب کوئی ایڈوکیٹ ہے جن کو 3 ماہ کی وہی کنٹیمپٹ کے حوالے سے, انہوں نے کوئی گاؤن نہیں پہنا ہوا تھا, اور آج وکلاء نے کافی زیادہ لاہور میں کوئی شور شرابہ بھی ہوا ہے, احتجاج بھی کیا ہے. تو آئی تھنک کہ اس طرح کے پھر کیسز نہیں کرنے چاہیے. یہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ میں کورٹ میں پیش ہوا تو ایک جج صاحب جو میرے اچھے دوست تھے, کچھ ان کو ججز کو بھی شوق ہوتا ہے, وہ کچھ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو آپ پراپر ریٹائر میں نہیں ہیں. اچھا, تو میں نے کہا جی میں بالکل پراپر ریٹائر میں. انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ کی جو تھوڑی تھوڑی شیڈ نظر آ رہا ہے لائنز کا, یہ نہیں نظر آ. میں نے کہا یہ تو ویو کے اندر ہے, ورنہ وہ جو لائنز ہیں وہ بھی کالی ہیں, اور لائنز کے جو درمیان فاصلہ ہے وہ بھی کالا ہے. تو اٹ از ان آل. انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. انہوں نے اس بات کا بڑا بتنگڑ بنانے کی کوشش کی. بہرکیف وہ چونکہ سب کچھ کالا تھا تو پھر ان کو خاموشی اختیار کرنی پڑی. تو اس طرح کے اعتراضات میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو ذرا بڑا دل دکھانا چاہیے. عرفان قادری صاحب, پی ٹی آئی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب پہ شدید قسم کی وہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یعنی نیب کے قوانین میں ترمیم کے ذریعے, اور جو ایف آئی اے کے اندر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ آئے اس لیے تھے کہ ان سب کو ختم کر دیں. سو وٹ از دا رسپانس آف دا گورنمنٹ آن دس؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کے قوانین میں جو تبدیلی آئی ہے وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ خاص قسم کے افینسز جہاں پہ کہ کک بیکس جو ہیں اس کا آنسر نہ ملے, کرپشن کا آنسر نہ ملے, تو وہ والے کیسز آپ نہیں بنا سکتے. تو وہ شروع سے جب سے یہ قانون آیا تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999, تو نیب کی بھی یہی پریکٹس تھی کہ سمپلسٹر کیسز جو ہیں مس یوز آف اتھارٹی کے, فیلئر ٹو ایکسرسائز اتھارٹی کے, یا ڈیسیجن میکنگ جہاں پہ کسی نے کی ہے اور آپ اس سے ایگری نہیں کرتے, تو کک بیکس اگر نہیں ہے, اگر کرپشن کا آنسر نہیں ہے, اگر رانگ فل گین کا آنسر نہیں ہے, تو وہ کیسز نہیں بنائے جاتے تھے. اسی چیز کی لیکن یہ پرسیپشن دیکھیں, آپ کو معلوم ہے یہ پرسیپشن دیکھیں نا, یہ عوام کے اندر یہ پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ the purpose of their coming into government was to clean all the اس پرسیپشن کو میں 5 منٹ میں ڈسپیل کر دیتا ہوں کہ یہ جو پرسیپشن آج بنایا جا رہا ہے, اس سب سے زیادہ آرڈیننسز پی ٹی آئی گورنمنٹ میں خود آئے ہیں, وضاحتی آرڈیننس, جس میں کہ یہی پوزیشن لی گئی ہے. آج جب وہی چیز جو پی ٹی آئی نے جو آرڈیننسز کیے تھے وہی پوزیشن جب موجودہ حکومت نے لی ہے, تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے اس چیز کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. باقی رہا جو آپ کا کہنا ہے کہ کچھ لمٹس مقرر کر دی گئی ہیں کہ اس سے نیچے نیب کیسز نہیں سنے گا, تو وہ ہرگز کیسز ختم نہیں ہوئے, صرف فورم تبدیل ہوا ہے کہ وہ کیسز چلیں گے لیکن دوسرے فورمز میں چلیں گے, تاکہ نیب جو ہے, چونکہ اس کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی مینز میگا کرپشن کیسز یہاں آنے چاہیے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ آپ یہاں سننا شروع کر دیں. اتنی کیپیسٹی نہیں ہے نیب کی. نیب میں تو کل 1200 لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. یہاں پہ تو جو لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے جو محکمے, اگر ان میں آپ ہر ٹیئر پہ جائیں تو وہ تو 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 6 لاکھ. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے صوبہ کے جو ہیں وہاں تو 6 لاکھ امپلائیز ہیں. تو وہ نیب کے کرنے کی چیزیں وہ نہیں ہیں, اسی لیے وہ معاملے چھوڑ دیے ہیں دوسرے فورمز کے لیے. ایف آئی اے والا, ایف آئی اے والا کون سا؟ یعنی جو پرائم منسٹر صاحب کے کیسز تھے یا ان کے صاحبزادے کے کیسز, وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ایف آئی اے کے کیسز بھی ختم کر دیے ہیں انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. صرف اس کو
क्लैरिफाई किया गया है अच्छा कि अगर उस पर कोई करप्शन का आंसर नहीं है तो वो आप केस नहीं बनाएंगे, या फिर अब वो केसेस वहाँ नैब के दायरा इख्तियार से हटाए गए जो कि क्लियर करना चाहिए था। ये भी क्लैरिफिकेशन है कि जो स्पेशलाइज्ड लॉज हैं, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के ऑफेंसेस हैं, कस्टम्स के ऑफेंसेस हैं, और इस तरह के बहुत सारे SEC रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड फोरम्स हैं, इनकी स्पेशलाइज्ड ऑफेंसेस हैं, और ये मुसल्लमा असूल है कि जहाँ पे कि एक जनरल लॉ हो करप्शन का और दूसरी तरफ स्पेशल लॉ, तो स्पेशल लॉ में ये ट्राई होंगे, जनरल लॉ में नहीं ट्राई होंगे। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, आप मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। नाज़रीन हमारे साथ हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम देख रहे हैं कि PTI जो है उसकी क़यादत ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द इंतख़ाबात हों, ताकि मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से मईशत के ऊपर जो बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। ताहम मरकज़ जो है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहते हैं कि जब तक ये असम्बली वक्त नहीं पूरी करती, यानी ख़ासकर कौमी असम्बली और बाकी सूबों की असम्बली, लेकिन सूबाई असम्बलियों को PTI जो है वो तहलील करने का फ़ैसला इमरान खान साहब 2 असम्बलियों को जिसमें उनकी हुकूमत पंजाब और KP का कर चुके हैं। बस देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, फॉर्मर मुआवन ख़ुसूसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, और आप मरकज़ी रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया जमशेद चीमा साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब की जो इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं फॉर्मर आर्मी चीफ़ के हवाले से, PTI का मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है? उन्होंने कहा है जी, खान साहब कहते हैं कि जन बाजवा साहब ने डबल गेम खेली थी, ये कहते हैं कि कोई डबल गेम नहीं खेली थी, बल्कि बाजवा साहब ने हमें डायरेक्ट किया था कि आप PTI के साथ जाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बाजवा साहब ने जो कुछ मोनस इलाही साहब को कहा है या परवेज़ इलाही साहब को कहा है, और हमें जो कुछ कहा है या हमें जो इतला मिली ज़ैन बुख्ती के थ्रू, खालिद मक्सी और आप कह लें कि ये जो MQM वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो बिल्कुल इससे अपोजिट थी। वो ये थी कि जी हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, आपने बड़ी रिस्पेक्ट की है, हमें सपोर्ट किया है, तो हम आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से प्रेशर, उस प्रेशर को रोकें कि वो हमें कहें ना दैट्स इट, हम फिर मैनेज कर लेंगे। सो वहाँ पे डिफरेंट बात हो रही थी। फिर दूसरी बात ये थी कि मुझे अक्टूबर 2021 में मेरे पास कुछ लोग आए फ्रॉम द सीनियर रैंक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने कहा जी कि आपकी गवर्नमेंट को भेजने का इंतजाम हो गया है, तो आप 31 मार्च को जा रहे हैं, 31 मार्च 2022 को, तो उस वक्त 5 महीने रहते थे। ये आपको कहा गया या वज़ीर आज़म साहब को? जी मुझे, अच्छा, जी मुझे जाती अच्छा, मुझे जाती तौर पर कहा गया। अच्छा, जिस दिन मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए रिजाइन किया उस दिन की बात है। जिस दिन मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए रिजाइन किया उस दिन मेरे पास लोग आए कि जी आपने क्यों रिजाइन किया है? अच्छा। तो मैंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़के वापस आने, उन्होंने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट जा रही है। मैंने कहा कब? कहते जी 31 मार्च को। तो मैंने कहा मैं, चूंकि बात ठीक थी, वो बंदे क्रेडिबल थे, सिंस दे वर क्रेडिबल, तो मैं उसे मतलब मजाक तो नहीं उड़ा सकता था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा शक जैसे एक डाउट होता है। तो मैंने कहा जी इतनी मेहरबानी क्यों? तो ये लोग कौन थे? सियासी लोग थे? कौन लोग थे? सीनियर ब्यूरोक्रेट थे जी, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। अच्छा। और एक से ज्यादा थे, और उनकी कभी बात गलत नहीं हुई थी। माजी में कभी उनकी बात, चूंकि मैं भी वहाँ वजीर था, अच्छा। मेरी उनकी बात कभी गलत नहीं हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा जी इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बेसिकली वो कहते हैं कि एक पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट को गंदा करके निकालने के लिए 4 से 5 महीने टाइम चाहिए होता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं उसका फॉलो अप करता रहा, जो बात मुझे ठीक लगी। फिर जब यहाँ पे आए तो यहाँ भी उसी तरह की सूरत हो रही थी। मेरे बैनर उतरते थे, मेरी आप कह लें फ्लैक्सें उतरती थी, और दूसरों की नहीं उतरती थी। हुकूमत हमारी थी, तो जब हम दबाते थे ब्यूरोक्रेसी को तो चुप कर जाते थे आगे से। सो बेसिकली आप कह लें वो मैं फॉलो अप भी करता रहा, तो वो बात वहीं पर थी। सो बाजवा साहब ने कुछ जो पर्सनैलिटी है डबल गेम वाली या एक झूठ बोलने वाली, वो बार बार सामने आ रही है, बार बार सामने आ रही है। परवेज़ इलाही साहब तो कहते हैं वो डबल गेम उन्होंने नहीं खेला। मैंने बाजवा से ज्यादा फिशी कैरेक्टर नहीं देखा। मैंने बाजवा से ज्यादा आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना एक लो प्रोफाइल, लो IQ का आदमी, कि जिसको कोई अपनी मतलब इतने। लेकिन इमरान खान साहब तो चीमा साहब उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे, ये क्या वजह है? फिर सिर्फ वो हुकूमत में रहने के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे कि उन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट किया, पॉलिटिकली भी सपोर्ट किया,
हर एतबार से उनकी तो साउंड बाइट्स आपको पता है दिन रात कुछ चैनल्स जो है उनको चलाते हैं और आप लोगों को याद दिलाते हैं। देखिए थोड़ा सा मुझे बात कर लें, बात सेंसिटिव है, बात कर लें थोड़ी सी। देखिए इसमें फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, ये कोई एहसास कमतरी ओवरऑल भी है, किसी हद तक है, लेकिन बाजवा में ज़्यादा था ये। कोई बंदा किसी जगह दुनिया में कोई मेडल जीत जाता था तो उसको फॉलो अप शुरू हो जाता था कि पहले आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिलना है। इसी तरह कोई भी दुनिया में अच्छा पाकिस्तान में काम तो समझते हम करते हैं, और कोई भी बुरा काम जो है वो सियासतदान करते हैं, ये लोग करते हैं। सो देखें इसमें सादा सी बात अगर करें हम, ये जो था क्या नाम है, ग्रे लिस्ट में हमारा नाम था, तो ये ज़ाहिर है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो जिस तरह की चीज़ें हुई तो उसमें कोई तो जिम्मेदार था, तो उन्होंने उसका वापसी का क्रेडिट खुद ले लिया कि जी वो हमने निकाला है, और बड़ी बड़ी कोशिश की कि जी क्रेडिट हमें ही दिया जाए। सो बेसिकली मैं समझता हूँ बहुत सारा क्रेडिट तो डरते हुए पॉलिटिकल गवर्नमेंट दे रही होती है इनको। तो उन डरने वालों में हम भी शामिल हैं, हम कौन सा नहीं शामिल। बट आप कह लें कि हम थोड़ा सा उनकी तवक्को से बेहतर स्टैंड ले गए, या हमने को सच बोलना ज़्यादा शुरू कर दिया, वो इतना तवक्को नहीं करते उनके डराने के बावजूद। बेसिकली मैं कह रहा था बाजवा साहब काफ़ी फिशी करेक्टर है। अच्छा बाजवा साहब जो है, चलें चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि अगर ये सारा कुछ था, आप लोगों को मालूम भी था, बल्कि अब तो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब जनरल फैज़ साहब को जो है वहाँ से रिमूव किया गया या उनकी पोस्टिंग की जा रही थी, तो मुझे मालूम हो गया था कि मेरी हुकूमत जो है वो ख़त्म की जा रही है। तो आप लोग तो यानी सियासी जुमात है माशाल्लाह, पार्लियामेंट के अंदर थे, आप लोगों को सपोर्ट है आवाम की इतनी ज़्यादा, तो फिर आप लोगों पे क्यों डिपेंड करते थे जो आपकी हुकूमतों को बचाते? नहीं, हमने डिपेंड नहीं किया, हमने कोशिश की कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना गिरे, हम इनको वज़ाहत कर सकें कि आपको नुकसान होगा या पाकिस्तान का नुकसान होगा। देखें ये जो आप कह लें टिकटें थीं, हमारी टिकट्स में यू कैन से कि या मुस्लिम लीग नून की टिकट्स में, पीपल्स पार्टी की टिकट्स में भी इनका इन्फ्लुएंस होता है। इस मुल्क में कोई 40 को लोग ऐसे हैं जो कान बड़े कर के सुनते रहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, कहाँ जाना है, किससे इलेक्शन लड़ना है। सो ये जो इलेक्टेबल का एक बनाया हुआ था औरा और नाम गढ़ा हुआ था, जिस तरह एक रिपोर्टों में भी आगे पीछे करके मैनेज किया जाता था, और पॉलिटिकल पार्टीज भी पहले इतनी पॉपुलर नहीं होती थी जिस तरह हमारी पार्टी पॉपुलर हुई है। सो वो भी किसी हद तक डिपेंडेंट होती थी, या एक उनको बताया जाता था कि आप डिपेंडेंट हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि आपके टिकट्स जो थे वो भी इमरान खान साहब के बजाय किसी और ने टिकट से लोकेट किए हुए थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ जगह पे किसी जगह से फीडबैक जो है वो बेहतर करके या इंफॉर्मेशन करके, तो वो एक पूरा एक माहौल है, कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे कैसे जो हमारे टिकट देने वाले हैं उनको, नीचे सर्वे वालों को कैसे कैसे मैनेज किया जाता है। नाउ वी नो ऑल डिटेल्स, वो मैनेज किया जाता है, और किसी न किसी हद तक रिकमेंड भी किया जाता है कि जी वो फलां बंदा ठीक है, हमें पता है, हम चूँकि एजेंसीज़ के लोग हैं तो हमें पूरा पता है, तो मैनेज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा एक साइंटिफिक निज़ाम बनाया गया कि पहले शायद सियासतदानों को नहीं पता था, अब चीज़ें एक्सपोज हुई हैं तो सारा ही पता लग गया है, सारा पता लग गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो था ना एक वो 30-40 लोगों का कि जी इधर होना है या इधर होना है, आपने हुकूमत गिरानी है या खड़ी करनी है, वो एक इशू मौजूद है। सो आज आप सेनेट के चेयरमैन को भी देखें तो मतलब कैंडिडेट किसका है आपको भी पता है, बाप का कैंडिडेट किसका है। और अभी हाश जो है वो ये थी कि जनूबी पंजाब में पीटीआई को तोड़ के तो वहाँ भी एक नई पार्टी बनाई जाएगी, बाप की तरह और एमकेएम की तरह या जीडीए की तरह। सो ये जो पार्टियां तोड़ के तो छोटी पार्टियां बनाना, मैं समझता हूँ ये मुल्क के किसी भी मुल्क की सालमियत या मुल्क की यकजहती के खिलाफ है कि आप इलाकाई पार्टियां बनाएं और बड़ी पार्टियां तोड़ें। तो ये बाजवा साहब के दौर में ये सारे काम बड़े दर्जा उत्तम हुए हैं, या सारा काम। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब उनको इतनी बड़ी ऑफर क्यों की थी कि आप जो है वो एक्सटेंशन ले लें जब तक नए इलेक्शन नहीं होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोगों के मामलात ख़राब थे? तो फिर आप लोगों ने इतना बड़ा उनको ऑफर किस वजह से की थी खान साहब ने? मेरी जो ज़ब्ती राय है कि वो शायद लाइफ थ्रेट बड़ा शदीद था, और जिस तरह रियासत की ताकत को नहीं, आप दूसरी तरफ चलेंगे हैं। वो बेसिकली देखे खान साहब का जो शुरू में बयानिया था कुछ माह कबल, वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो लोग हैं ये बुनियादी तौर पे करप्शन की पैदावार हैं, ये चोर लुटेरे हैं, लिहाजा इनको कैसे ये इख्तियार दिया जाए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो सिक्योरिटी के आला तरीन ओहदे हैं वो उनके ऊपर ये अपॉइंटमेंट्स करें। तो इस वजह से वो ये चाह रहे थे कि जी आप
इलेक्शन तक जो है वो एक्सटेंशन ले ले और नई गवर्नमेंट आगे जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती करे? मेरी इस टॉपिक पे खान साहब से डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन मैं जो जितना जानता हूँ खान साहब को, या मैं एक जजमेंट देता हूँ, मैं जजमेंट दे रहा हूँ, सुन लेना ज़रा। मेरी जजमेंट ये है कि जो खान साहब पहली बात कर रहे हैं वो ठीक थी, बात उनकी 100% ठीक थी कि जी आप किसी कंप्रोमाइज़ किस्म के आदमी को, जो क्रिमिनल है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, वो कैसे वो अगर करेगा किसी की यू कैन से अपॉइंटमेंट, तो वो कहीं फेवर लेगा, वो रेसिप्रोकेट अगर होता है तो मुल्क के नुकसान में है। दिस वाज वन थिंग, ये इसे सेपरेट रखें। दूसरी बात है कि एक स्टेज पे जाके उन्होंने कहा कि हम बाजवा जो 6 महीने ये कर ले और इलेक्शन करवा के जाए। मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक बहुत हाईलाइट हो बहुत एक्सट्रीम पे चला गया था खान साहब को लाइफ थ्रेट जो है। सो यू कैन से कि ये जो यू कैन टू सम एक्सटेंट, मुझे मतलब जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा ख्याल है कि इट वाज सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन कि एक होप जिंदा रहे। वो बंदा इस हद तक चला गया था कि मुल्क उसे तबाह करना पड़ता तो करके, तो उसे लेट मियां नवाज शरीफ ने भी उसके साथ ठीक किया है कि डिले किया है, अदरवाइज वो कभी भी जाने को तैयार नहीं था। मार्शल लॉ भी लगाने की कोशिश की उसने, बाकी भी कई काम करने की कोशिश की, कर नहीं सका। अदरवाइज और वो इस मुल्क को तबाह करके भी इसका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह सकता, सदर रह सकता, वज़ीर आज़म रह सकता, तो जरूर ट्राई करता। उसने की, बल्कि की है उसने सारी ट्राइयाँ। सो बेसिकली वो डिस्ट्रक्शन का जो मॉडल था उसका, वो काफ़ी बड़ा था। वो ह्यूमन लाइफ भी थी, इस मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर पे हमला होना भी था, यहाँ पे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, साफियों को मारना, हमें मारना, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है। लेकिन आप लोगों का केस चीमा साहब कमज़ोर इस वजह से हो जाता है कि बुनियादी तौर पे 3.5 साल आप लोग अब सारा मिल मिला के सारा कुछ करते रहे, और जब हुकूमत चली गई तो फिर सारी चीज़ें आपको याद आना शुरू हो गई। इस वजह से आप लोगों का केस इतना स्ट्रांग बनता नहीं है। अगर आप लोग हुकूमत में रह के ये सारी बातें करते तो शायद आप लोगों का केस बड़ा स्ट्रांग होता। हम केस स्ट्रांग करने की बात नहीं कर रहे, हम तो लर्निंग की बात कर रहे हैं कि हमारी लर्निंग क्या है, हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, और इस मुल्क के अवाम को पता लगना चाहिए, इस मुल्क के सियासतदानों को सीखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। हम तो ये बात कर रहे हैं। केस स्ट्रांग का क्या मतलब? पहले मुशर्रफ ने मसला लगाया, उसको क्या हुआ? ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब के साथ आप लोगों के मामलात जो हैं वो कैसे हैं? यानी जो बात वो बाहर करते हैं कि खान साहब कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, असम्बली जो है उसको मैं गवर्नर को लिख दूंगा कि असम्बली तहलील कर दें, या कि वो आप लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि चंद महीने आप लोग सब्र करें, इसमें पीटीआई को फ़ायदा होगा। और आज भी वो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब के हवाले से हम 3.5 साल खान साहब को कहते रहे कि ये आपकी पार्टी के लिए तबाही है और ये सूबे को इन्होंने ख़राब कर दिया है। देखिए, इसमें दो बातें हैं ना। एक है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एज पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई का और काफली का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। एज गवर्नमेंट अलाइड गवर्नमेंट जो है हमारा और चौधरी परवेज़ इलाही का, ये काफली का मौक़िफ़ एक है, वहाँ पे इशू नहीं है। और गवर्नमेंट के रहने का या कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना, कब असम्बली तहलील होगी, ये फैसला जो है इस पर कंसेंसस मौजूद है खान साहब के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही का, हमें उसमें कोई डाउट नहीं है। सो जो ओवरऑल अगर देखें तो हम एक अवामी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का देखें तो थोड़ा सा उनका जो है एक स्टाइल है प्रो एस्टेब्लिशमेंट, वो हमेशा से है और शायद उस इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं। जब मुशर्रफ साहब जा रहे थे तो उन्होंने बात की थी कि आप जिन शख्सियत को कहते हैं कि उन्होंने आपसे ज्यादती की, वो उनकी तो तारीफें करते हैं। ये मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू नहीं है, मेरी राय आज भी वही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मुझे देखें फ्रैंकली ऑनेस्टली, यहाँ पे 7-8 लाख लोग हैं जो अदारे के लोग हैं, हम उनको प्यार करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो हम नहीं चाहते उनकी हार्ट भरने को। अदरवाइज जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ बाजवा के बारे में वो बहुत कुछ है, वो मैं बहुत ज्यादा कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता नहीं कि वो किसी की हार्ट भरने कोई से रिलेट अपने आप से ना करे। बाजवा इस मुल्क के साथ जो कुछ कर गया है वो देर तक हम भुगतान भुगतेंगे, और दुआ करें कि किसी मुल्क की तारीख में इस तरह का बंदा किसी अहम ओहदे पे ना आ जाए। जिन मुल्कों का वजूद सलामत न रहा, जिन मुल्कों की आप कह लें कि तारीख में बड़े बड़े दाग लगे, बड़े बड़े हादसे हुए, वहाँ इसी तरह के लोग थे उस वक्त। लेकिन मैं फिर भी आपको चीमा साहब फाइनली बहुत शुक्रिया आपका, आप तो माशाल्लाह बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन कन्फ्रंट करूँगा कि आप लोग ये सारी बातें तब पीटीआई की लीडरशिप और आप लोग करते रहे जब आप लोगों की हुकूमत जो है वो चली गई। जब तक हुकूमत में थे तो आप लोग सब जो है उनके साथ आपके ताल्लुकात, उनकी सपोर्ट, हर चीज़ को जो है वो मानते रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब नाज़रीन हमारे साथ थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पूरे मुल्क के अंदर शदीद गैस की लोड शेडिंग है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ है, ख़ासकर जो ख़वातीन हैं जिन्होंने खाना बनाना है और बच्चों को स्कूल भेजना है, चाहे वो सुबह का टाइम हो या दिन का टाइम हो या शाम का टाइम हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुसद्दक मलिक साहब ने, वज़ीर मुमलिकत हैं एनर्जी के, उन्होंने कहा है जी कि रूस का जो दौरा किया है उसमें रूस ने एक इजहार किया है उन्होंने हमें तेल देने के लिए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, ओवरऑल इकॉनमी के भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि किस तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर साहब, सीनियर आप सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई, आप तशरीफ़ लाए एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में। ये बताएं कि सबसे पहले ये रूस के तेल के हवाले से जो बात इन्होंने की है ये किस हद तक एप्लीकेबल है और कितना टाइम लगेगा इसको? बिकॉज पहले हम सुन रहे थे कि हमारे पास उस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, ख़ासकर रिफाइनरीज़ और इस तरह की, जो कि रूसी तेल जो है उसको हम अपनी यानी डाउन द कंट्री जो है उसको हम पहुंचा सकें। सही है। देखिए, बुनियादी तौर पे इससे पहले जब सऊदी अरब के साथ और ख़ासकर जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ भी ऑयल की फैसिलिटी थी वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि हम वो ऑयल जो है उसको रिफ़ाइन करने की जो है वो कैपेबिलिटी हमारे पास उस तरह से नहीं है। इसीलिए आप देखें तो अभी सऊदी अरब के साथ जो हमने लास्ट एग्रीमेंट किया 1.2 बिलियन डॉलर्स का, उसमें $100 मिलियन वो कैश में दे रहे हैं। सही है। और वहाँ से हम जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ से फिर तेल जो है वो मंगवा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे रूस की जो है वो हुकूमत एक्सप्लोर करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके अंदर एक तो टाइमिंग का इशू है, दूसरा जो रशिया और यूक्रेन वॉर है, अमेरिकन को ठीक है प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपनी जो रिफाइनिंग की कैपेसिटी है उसको भी डिवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो इट विल टेक फ्यू मंथ्स। और हमारा तो अभी आप देखेंगे फौरी तौर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा ऑयल एंड गैस का जो बिल है, इंपोर्ट बिल, इट्स ए ह्यूज $27 बिलियन। तो ये जो है वो क्विक फिक्स मेरे ख्याल में शायद ना हो, लेकिन हमें तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर डेफिनेटली करना चाहिए। तो ये फिर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जितनी थी वो दे सकते थे उन्होंने दी, लेकिन बाकी तो कार्रवाई थी, आपको पता ही है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ उसी टाइम पे अहमद अजहर लाहौर में कार्रवाई डाल रहे थे। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो गैस की लोड शेडिंग का लोग जिसका सामना कर रहे हैं, यानी चाहे वो घरेलू सार्फिन है या चाहे वो कमर्शियल के सार्फिन है या इंडस्ट्री के सार्फिन है, इकॉनमी भी हमारी, एक्सपोर्ट्स भी उससे, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे, दोनों पे पड़ेगी या एक पे? क्योंकि ये तो कहते हैं उन्होंने तबाह किया, ये उनको कहते हैं जी इन्होंने आके तबाही मचा दी। देखिए, बुनियादी तौर पे आपको याद होगा कि जब PMLN की 2017 में हुकूमत गई थी तो PTI की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वो कतर से वो जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स थे वो कैंसिल किए। अब शॉर्ट टर्म यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया जो है वो इस कैश पे उन्होंने उठा लिया और महंगा उठा लिया, प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन वैसे ही आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस टाइम जो है वो ब्लेम गेम तो हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ देखें हमें जो सबसे बड़ा इस टाइम प्रॉब्लम है, एक तरफ तो लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ IMF का एग्रीमेंट ये कह रहा है कि आपने प्राइसेस नहीं बढ़ाई हुई। तो एक जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि आपको जो ओगरा ने डिटरमिन किया है गवर्नमेंट उसको पास ऑन करे और गैस की प्राइसेस भी बढ़ाए। तो मल्टीपल इश्यूज हैं सिर्फ, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हुकूमत ने लोगों को ज़हनी तौर पे पहले से कहा हुआ था, और ये जो विंटर है इसमें प्रॉब्लम है सर। अभी आप ये देखें कि सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नहीं है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इम्पेक्ट हो रही हैं, और वहाँ पे जो है वो आप देखें तो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे भी आपने देखा है कि उनमें कमी आई है, और ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी 8 to 9% की जो है वो डिक्लाइन है। तो ये मल्टीपल जो है वो चैलेंजेस होंगी तो डॉलर्स नहीं आएंगे, रेमिटेंसेज ऑलरेडी कम हो चुके हैं। पिछले अगर इसी सिमाई को अगर हम पिछले साल देख रहे हैं तो उस वक्त ज़्यादा रेमिटेंसेज हमारे बायर्स जो पाकिस्तानी थे वो पैसा डॉलर्स, और अब जो लोग हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल के बजाय जो है वो दूसरे चैनल से भेज रहे हैं पैसे, डॉलर्स वो भी नहीं। देखिए उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि इस टाइम जो डॉलर का रेट है वो जो बैंक्स और जो दूसरी मार्केट है, ओपन मार्केट, उसके दरमियान एक फ़र्क आ गया है। तो लोगों के लिए अब इंसेंटिव्स है कि वो हुंडी हवाले के ज़रिए जो है वो भिजवाना शुरू करें। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है,
لیکن ہم اپنی امپورٹس کو کرٹیل کر کے کر رہے ہیں یا کمپریس کر کے کر رہے ہیں. ایکسپورٹس میں بھی کمی ہے, ریمیٹنسز کے اندر بھی کمی ہے, اور ایف ڈی آئی کے اندر بھی کمی ہے. تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. ایف ڈی آئی کہاں سے آئے گی؟ جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں, بندہ ریڑھی والا جو ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے اس روڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے, یعنی جہاں پہ ڈنڈے لوگوں کو لگ رہے ہیں. اور جب ملک کے اندر اتنی زیادہ یعنی پولرائزیشن ہو, کنٹینرز لگے ہوئے ہیں ملک یعنی کیپٹل کے اندر, روڈ بلاکس ہوں, تو پھر تو آپ اسی وجہ سے دیکھیں کہ پاکستان کے جو فورن کرنسی ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں, اس کے باوجود کہ ہمیں آئی ایم ایف کی قسط مل چکی ہے, اس کے باوجود کہ ہمیں ورلڈ اے ڈی بی کے 1.5 بلین ڈالرز مل چکے ہیں, اس کے باوجود کہ ہمیں اے آئی بی کے 500 ملین ڈالرز مل چکے ہیں, اس کے باوجود کہ ہمیں ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹ فنانسنگ ہے وہ مل چکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے 10.8, ابھی 7.4 بلین ڈالرز کے لگ بھگ ہے. تو یہ پچھلے ایک ویک کے دوران 327 ملین ڈالرز کے ریزروز گرے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو انہوں نے پیمنٹ بھی کرنی تھی, جس کا ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پیمنٹ بھی کر دیں گے, وہ کر دی ہے. اور لاسٹ ویک ہی اس کی پیمنٹ جو ہے انہوں نے کی ہے, اور 1 بلین ڈالرز جو ہے وہ ادا کر دیے ہیں. سکوک بانڈ کی جو میچیورٹی, تو سعودیز نے 3 بلین وہ کیا ہے, رول اوور کیا ہے, اس سے بھی کوئی دیکھیں ایک تو ان کا رول اوور ہے. دوسرے انڈیکیشنز ہیں کہ ہمیں چائنا یا سعودی عرب سے مزید کوئی ڈپازٹس ملنے والے ہیں. اچھا. اور وہ ایک بریدنگ سپیس پاکستان کو دیں گے. امکان ہے, جس کا ایک انٹرویو میں پرائم فائنانس منسٹر نے حوالہ بھی دیا ہے, وہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ ایڈیشنل آنے والے ہیں, یا کمبائنڈ سعودی عرب اور چائنا سے. لیکن جو فائنانس منسٹری کے سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے کوئی ایڈیشنل آنے والے ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ محمد بن سلمان کا وزٹ آخری ٹائم پہ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا یا کینسل ہوا. میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا انڈیکیشن نہیں تھا. اگر وہ آ جاتے تو یہ پاکستان کی ایک میجر انویسٹمنٹ بھی تھی ان کی, گوادر میں جو ریفائنری اور کمپلیکس تیل ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مل سکتا تھا, ہمیں کوئی کیش مل جاتی وہاں سے. لیکن اس قسم کی صورتحال سے ہم کب تک گزر, ڈو یو تھنک کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو امید تھی, ان کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے, دیٹس وائی کچھ بھی نہیں کر سکے وہ؟ دیکھیں ابھی تک جو منسٹری آف فائنانس, میں تو سمجھتا ہوں کہ اوور کانفیڈنٹ ہیں. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو مینیج کر لیں گے. یہ 3 بلین ڈالرز کا ڈپازٹس کی امکانات ہیں ود ان دس منتھ, لیکن یہ آپ کو بریدنگ سپیس دے گا. آپ کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ 30 سے 32 بلین ڈالرز کی ہے, ٹھیک ہے, جس میں رول اوورز بھی ہیں, لیکن 16 to 17 بلین ڈالرز کے ایڈیشنل پیسے چاہیے پاکستان کو. تو یہ بڑی ہی کروشل سٹیج ہے. پاکستان اس ٹائم ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے, اور یہ کرنچ اسی ٹائم ختم ہو سکتا ہے کہ جب ڈار صاحب تو جب آئے تھے تو انہوں نے جب پریس کانفرنس کی, میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, انٹرویوز دیے, انہوں نے کہا جی کہ یہ میں ان کو سیدھا کر کے رکھ دوں گا, یہ جو پیسہ جو ہے ڈالرز جو ہیں یہ کوئی کدھر جا رہے ہیں, کوئی کہاں جا رہے ہیں, اور یہ سارا ہم جو ہے نا اس کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. بالکل. پھر کچھ جو بینکس جو ہیں وہ مینیج صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, ملوث ہیں اس کے اندر. ڈار صاحب جب آئے تھے تو سینٹیمنٹس بہتر ہوئے, اسی وجہ سے دیکھیں کہ روپیہ اس ٹائم اسٹرینتھن ہوا. لیکن چونکہ آپ کہتے ہیں میٹنگ کر کے واپس آئے تو پھر کوئی زیادہ ہوپ فل دکھائی نہیں دے رہے تھے, وہاں سے کوئی اچھے پازیٹیو وائبز نہیں ملے نا ان کو. لیکن ابھی بھی وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ مینیج اس طرح سے کر رہے ہیں بقول ان کے اور ان کی ٹیم کے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10 سے 15 دنوں میں ایک بریدنگ سپیس پاکستان کو ملے گا. ڈار صاحب اور آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ابھی بھی, وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ 30 سپٹمبر تک کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہم نے اچیو کر لی ہیں. لیکن آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ 30 سپٹمبر کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور خاص کر جو فلڈز آئے ہیں, اس کے بعد میکرو اکنامک جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر سلپیجز ہیں, اور ہمیں فیوچر کی بھی پروجیکشن جو ہے وہ کرنی ہے. تو یہ ایک ایریا آف کنٹینشن ہے دونوں کے درمیان. اب یہاں پہ اس طرف پرابلم ہے, دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بریدنگ سپیس ملے تاکہ آئی ایم ایف سے بہتر انداز میں نیگوشیٹ کر سکیں. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب, سینئر صحافی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال کی وجہ سے اکانومی کے اوپر جو پریشر پڑ رہا ہے, خاص کر انرجی سیکٹر کی وجہ سے لوگوں کو جو پریشانی ہو رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.